बच्चों, आज हम अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं अध्याय 11 में श्वसन का ही। और इस जो हमारा ऑक्सी श्वसन हम पढ़ रहे थे, श्वसन हमने बताया था 2 प्रकार से होता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। अभी हम बात कर रहे थे ऑक्सी श्वसन की। तो ऑक्सी श्वसन के 3 चरण हमने पहले भी टॉपिक में बता चुके हैं। पहला है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स चक्र और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा था? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है ग्लाइकोलाइसिस वाली अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बने? पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने। ये सारा टॉपिक हम पिछले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। और जब हमारे पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण हो जाता है, अब उनका आगे कहाँ जाएंगे वो? ये पूरा जो प्रोसीजर था ग्लाइकोलाइसिस का कहाँ हो रहा था? कोशिका द्रव्य में हो रहा था। लेकिन अब हमारा जो पायरुविक अम्ल के जब 2 अणु बन गए हैं तो वो यहीं नहीं रहते, कहाँ एंटर कर जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाते हैं। मैट्रिक्स में प्रवेश करने के पश्चात हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पायरुविक अम्ल कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला अणु है। और ये 3 कार्बन वाला जो यौगिक है, इसमें से 1 कार्बन निकल करके क्या बन जाती है? CO2 बन जाती है। ठीक है, कितने रह जाते हैं यहाँ पर? 2 कार्बन रह जाते हैं। ये 2 कार्बन वाला जो हमारा इसके टूटने से जो 2 कार्बन हैं वो किससे जुड़ जाते हैं? कोएंजाइम ए से जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा अब किस में प्रवेश करेगा? क्रेब्स चक्र में। अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्रेब्स चक्र। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है सिट्रिक अम्ल चक्र, और एक और नाम है इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। ठीक है, जो क्रेब्स चक्र है इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे इस जो हमारा ये पूरा साइकिल है इसकी खोज करी थी क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। और सिट्रिक अम्ल चक्र हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं पहला उत्पाद बन रहा है सिट्रिक अम्ल, इस वजह से इसका नाम दिया। इसका प्रथम उत्पाद है सिट्रिक अम्ल, इसलिए इसका नाम है सिट्रिक अम्ल चक्र। ठीक है, अब अगला आ रहा है हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। ये क्यों कहा हमने इसको? ये जो हमारा सिट्रिक अम्ल होता है इसके अंदर 3 अणु होते हैं COOH वाले। COOH जो ग्रुप है हमारा अम्लीय ग्रुप, ऐसे ऐसे हमारे होते हैं यहाँ पर 3 ग्रुप। 3 अम्लीय ग्रुप हैं यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए हमने इसको कहा गया है। ट्राई का मतलब 3 और कार्बोक्सिलिक का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं TCA चक्र। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है कौन सा? क्रेब्स चक्र, यानी ऑक्सी श्वसन का 2nd चरण हमारा स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमारी जो ये वाला जो पूरा प्रोसीजर है पायरुविक अम्ल का किस में बदलना? एसिटाइल कोएंजाइम में बदलना, क्या कहलाएगा? ये योजक अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि ये हमारी जो अभिक्रिया है यहाँ से यहाँ तक की वो क्या काम कर रही है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने का काम कर रही है। इसलिए इस पूरा अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? योजक अभिक्रिया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। पायरुविक अम्ल जब हमारा 2 कार्बनों में टूट जाता है, 1 कार्बन इसमें से निकल जाता है, साथ में यहाँ पर जो NAD है ये जो इसमें मौजूद होता है कोशिका द्रव्य के अंदर, ये NAD जो है मैट्रिक्स में मौजूद है पहले से ही। ये हमारा किस में? यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलेंगे और किस में बदल जाएगा? NADH2 में बदल जाएगा। और ये NADH2 बाद में कहाँ चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चला जाएगा और क्या बनाएगा? ATP का निर्माण करेगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे हमने पहले भी बताया था जो NADH2 होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है तो कितने ATP बनते हैं? 3 बनते हैं। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं पायरुविक अम्ल का 1 अणु से 3 ATP बनेंगे। एक NADH2 बनाए और उसे कितने अणु बनेंगे? ATP के 3 बनेंगे। जब हमारे 2 अणु हैं, जबकि बन कितने रहे यहाँ पे हमारे पायरुविक अम्ल? 2, तो कितने अणु बन गए यहाँ पर? 6 ATP का निर्माण हो जाता है। इस योजक कड़ी में कितने अणु का निर्माण हो जाएगा? ATP के 6 अणुओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम आ रहे हैं जब यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में एंटर कर गया? क्रेब्स चक्र में एंटर कर गया। और ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है किससे क्रिया करेगा? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, जो कि इसमें पहले से ही मौजूद है। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है वो इसी से ही बनता है, इस पूरे साइकिल के द्वारा निर्माण होता है इसका और फिर इसी चक्र में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल 4 कार्बन वाला यौगिक है और यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो 2 कार्बन वाला यौगिक है। तो 4 कार्बन वाला यौगिक इस 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम से मिलकर के 6 कार्बन वाले सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। और साथ में जो हमारा एक जल का अणु भी यहाँ पर काम आएगा, और एंजाइम कौन सा काम आएगा? साइट्रेट सिंथेटेज। रेड कलर से मैंने यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं वो क्या हैं? एंजाइम। इस अभिक्रिया को संपन्न कराने वाले क्या हैं? एंजाइम। तो साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में
ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल एसिटाइल को एंजाइम के एक अणु से क्रिया करेगा और साथ में एक जल का अणु यहाँ पर काम आएगा, यानी जल का अणु जब हमारा जुड़ता है तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम हाइड्रेशन। ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन, हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ हाइड्रोजनीकरण हो रहा है और ये कोएंजाइम में ये अलग हो जाता है और क्या बन जाएगा? हमारा 6 कार्बन वाला यौगिक सिट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल आगे वाली स्टेप में सिट्रिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें से क्या निकल गया? एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये किस में परिवर्तित हो जाता है? सिस एकोनिटिक अम्ल में बदल जाता है। ये भी वही 6 कार्बन वाला अणु है, यहाँ पे भी 6 कार्बन वाला ही अणु है। सिस एकोनिटिक अम्ल अब अगली अभिक्रिया में जाता है। यहाँ पर क्या काम करेगा? एकोनिटेज एंजाइम फिर से काम करेगा और एक जल का अणु जुड़ करके इससे क्या बना लेगा? ये आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो सिट्रिक अम्ल से बना सिस एकोनिटिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल से क्या बना? आइसोसिट्रिक अम्ल। यहाँ पर जल का अणु बाहर निकल रहा है इसलिए हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण। यहाँ जल का अणु जुड़ रहा है इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम, यहाँ पर तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, और इस जगह पर जुड़ रहा है तो क्या बोलेगा? हाइड्रेशन। जुड़ने का मतलब हाइड्रेशन और बाहर निकलने का मतलब डिहाइड्रेशन। तो अभी हम देख रहे हैं एक H2O का अणु यहाँ जुड़ करके सिट्रिक अम्ल बना, फिर सिट्रिक अम्ल में से एक जल का अणु बाहर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया और सिस एकोनिटिक अम्ल बना। सिस एकोनिटिक अम्ल में एक हाइड्रोजन परमाणु, एक जल का अणु फिर से जुड़ गया और क्या बना? आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आइसोसिट्रिक अम्ल आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कब काम करेगा? जब क्या होगा? यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन के अणुओं का बाहर निकलना। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के अणु इसमें से बाहर निकलेंगे और उनको कौन ग्रहण कर लेगा? NAD ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा? NADH2 बना लेगा। और हाइड्रोजन अणु निकलने के पश्चात ये किस में बदल जाता है? ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल में बदल जाता है। ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन वाला यौगिक है। अगले चरण में हम आते हैं। ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल जो है हमारा किस में बदल रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में बदल रहा है। किसकी उपस्थिति में? डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। नाम से ही हमें पता लग रहा है डिकार्बोक्सिलेज, इसका मतलब डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर, और डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का बाहर निकलना। तो यहाँ ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और बाहर निकलने के पश्चात ये किस में बदल जाता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में बदल जाता है, जो कि कितने कार्बन वाला यौगिक है? 5 कार्बन वाला। अभी तक हमारे सारे 6 कार्बन वाले चल रहे थे, अब ये कितने में बदल गया? 5 कार्बन वाले यौगिक में चेंज हो जाता है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल आगे वाली स्टेप में जाएगा तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। फिर यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन ही होगा क्योंकि ये एंजाइम हमारा काम कर रहा है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु निकल गए और वो हाइड्रोजन परमाणु को किसने ग्रहण कर लिया? NAD ने। साथ साथ यहाँ पर हमारी CO2 का अणु भी बाहर निकलता है और CO2 अणु का बाहर निकलने के पश्चात क्या बन जाता है? यहाँ पर कोएंजाइम में काम करेगा, कोएंजाइम में जुड़ेगा और CO2 बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन अणु इसमें से 2 बाहर निकलेंगे और क्या बना लेंगे? NADH2। इस तरह से जो हमारा अगला यौगिक तैयार होगा वो होगा सक्सिनिल कोएंजाइम, यानी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल कोएंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन अणु इसमें से 2 बाहर निकलते हैं डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में और क्या बना लेते हैं? ये सक्सिनिल कोएंजाइम A का निर्माण हो जाता है। अब सक्सिनिल कोएंजाइम A हम लोग देख रहे हैं यहाँ 5 कार्बन से कितने कार्बन हो गए? यहाँ पर 4C। क्यों? यहाँ पे एक CO2 का अणु बाहर निकल गया, एक कार्बन यहाँ पर बाहर निकल गया और ये कितने में हो गया? 4 कार्बन वाला यौगिक निर्माण हो जाता है। सक्सिनिल कोएंजाइम A को हम आगे देखते हैं किस में बदल रहा है? सक्सिनिक अम्ल में बदल रहा है। सक्सिनिल कोएंजाइम A किससे क्रिया करेगा? हाइड्रोफॉस्फोरिक अम्ल से क्रिया करेगा और ये हाइड्रोफॉस्फोरिक अम्ल का मतलब क्या है? यहाँ पे एक जल का अणु है और एक फॉस्फेट अणु है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोफॉस्फोरिक अम्ल। तो जल का अणु इससे जुड़ेगा और फॉस्फोरिक जो हमारा फॉस्फेट अणु है वो किससे क्रिया कर लेगा? GDP से। GDP हमारे यहाँ पे पहले से ही मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके मैट्रिक्स में। तो फॉस्फेट अणु इसको मिलकर के क्या बना लेता है? GTP। GTP आगे जा कर के हमारे किस में बदल जाता है? ATP में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा एंजाइम काम करता है सक्सिनिल थायोकाइनेज। तो सक्सिनिल कोएंजाइम अभी किस में बदल गया? सक्सिनिक अम्ल में बदल गया, वो भी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन वाला यौगिक है। कोएंजाइम इसमें से अलग हो जाता है और वापस इसी हमारे यहाँ पर कोएंजाइम में जब ज़रूरत होती है तो इनसे जुड़ जाता है। ठीक है, सक्सिनिक अम्ल अगले स्टेप में किस में बदल रहा है? हमारा फ्यूमेरिक अम्ल में बदल जाता है। किसकी उपस्थिति में? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज।
यानी यहाँ सक्सिनिक अम्ल में से भी 2 हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे और उनको कौन ग्रहण करेगा, FAD ग्रहण करेगा और बदल जाएगा FADH2 में। और किसमें सक्सिनिक अम्ल फिर बदल किस में जाएगा, फ्यूमेरिक अम्ल में। तो यानी हाइड्रोजन अणु जो निकले उनको किसने ग्रहण कर लिया, FAD ने ग्रहण कर लिया, FADH2 बना लिया और सक्सिनिक अम्ल बदल गया हमारे फ्यूमेरिक अम्ल में। फ्यूमेरिक अम्ल हमारा आगे जा कर के फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ एक जल का अणु जोड़ेगा, तो फ्यूमेरिक अम्ल के साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन होगा, यानी जल का एक अणु जुड़ेगा और किस में बदल जाएगा, ये मैलिक अम्ल में। ये भी हमारा कितने कार्बन का है, 4 कार्बन वाला यौगिक है। अंतिम जो हमारी यहाँ का अभिक्रिया है क्रेब्स चक्र की, उसमें क्या बन रहा है हमारा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बन रहा है। तो यहाँ मैलिक अम्ल से भी क्या निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे और ये बदल जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में। और इन हाइड्रोजन अणुओं को ग्रहण कर लेगा NAD+ और ये NADH2 में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी साइकिल में ये NAD जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था ये बरकरार रहता है, बार बार ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है और ये वापस नई साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र इस तरह से चलता रहता है। अब हम लोग यहाँ बीच में देख रहे हैं ATP पूल, यानी कितने ATP का यहाँ पर निर्माण हो रहा है इस पूरे क्रेब्स चक्र के दौरान। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें, हमें जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं, एक NAD से यहाँ पर NADH2 बना, ये NADH2 कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं और वहाँ क्या बनेंगे, इससे 3 ATP का निर्माण होगा। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे क्या शो किया है कि 3 ATP का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अगला देखें हम यहाँ पर भी NADH2 है, तो इससे भी कितने ATP का निर्माण हो जाएगा, 3 ATP का। फिर हमारा यहाँ पर है FADH2 बना, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा और FADH2 से 3 ATP नहीं बनते बल्कि कितने ATP बनते हैं, 2 ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारे 2 ATP का निर्माण हो रहा है और एक फिर यहाँ पर NADH2 बन गया, NADH2 से फिर 3 ATP का निर्माण होगा। तो गिने हम 3 3 6 3 4 9 10 11 12, यानी एक पायरुविक अम्ल से यानी क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने के पश्चात कितने अणुओं का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे 12 ATP का। 12 ATP तो यहाँ हो रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे भी तो हो रहे हैं, 3 ATP का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया। तो योजक अभिक्रिया में 3 हो गए, 12 हो गए यहाँ पे, तो 12 का डबल यहाँ कर लीजिए, क्योंकि एक पायरुविक अम्ल के एक अणु से हो रहा है ये पूरा प्रोसेस। पायरुविक अम्ल का दूसरा अणु भी इसी तरीके से क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा, योजक कड़ी में जाएगा और फिर उसके बाद क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेगा, तो उससे भी वापस इतने ही अणुओं का निर्माण होगा। तो 12 तो यहाँ बन गए और 12 ही उस दूसरे से बनेंगे। तो टोटल क्रेब्स चक्र में कितने ATP का निर्माण हुआ, 24 ATP का। कितने का, 24 ATP का निर्माण हो जाता है। कैसे, 12 तो यहाँ पे, ठीक है, 18 तो हमारे बने किससे, NADH से। क्यों, 3 है यहाँ पर, 1 2 और 3 हमारे, 3 तो इससे बन रहे हैं, 3 इससे बन रहे हैं और 3 इससे 9 हो गए, 9 का दुगना कर लिया हमने, 18 हो गए। FADH2 से कितने बनी, 2 का हमने दुगना कर लिया, 4 हो गए और एक बन गया हमारा GTP से। ठीक है, GTP के भी अणु कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, इसलिए यहाँ पर 2 ATP इससे बन गए। तो इस तरह से टोटल ATP का निर्माण हो गया कितने, 24। क्लियर। यहाँ बन रहे हैं हमारे 6। ये अब हमारे योजक अभिक्रिया में, योजक अभिक्रिया की बात करते हैं। जो योजक अभिक्रिया है इसमें कितने CO2 बने, 2 CO2 बनते हैं। क्यों बताए हमने 2 CO2, क्योंकि पायरुविक अम्ल एक अणु से बन रहा है एक CO2, तो दूसरे अणु से भी बनेगा दूसरा CO2। और NADH एक पायरुविक अम्ल के योजक अभिक्रिया में बन रहा है एक NADH2, तो दूसरे पायरुविक अम्ल से भी 2, तो इस तरह से 2 NADH2 यहाँ पर निर्माण हो जाएंगे। तो योजक अभिक्रिया में 2 तो CO2 बनेंगे और 2 NADH बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे और क्या बन जाएंगे, 6 ATP के अणुओं का निर्माण हो जाएगा। तो 24 तो यहाँ बन गए, ठीक है, और 6 यहाँ पर बन गए 2 पायरुविक अम्ल से, तो टोटल कितने हो गए, 30 ATP यहाँ पे बनकर निर्माण हो गए। और जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया थी वहाँ पर हमारे 2 ATP तो शुद्ध रूप से बने थे और एक NADH का निर्माण वहाँ हुआ था। तो वहाँ पर भी हमारे कितने बन गए, 6 ATP, सॉरी 2 तो वो वाले और 6 वो, 8 ATP का निर्माण वहाँ हो गया। तो टोटल इस प्रोसेस के अंदर पूरे ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP अणुओं का निर्माण हुआ और क्रेब्स चक्र में कितने, 30 ATP अणुओं का निर्माण हुआ। तो इस तरह से टोटल हमारे कितने बन गए, 38 ATP का निर्माण हो जाता है। तो ATP हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम तो बस इसका एक अलग तरह का सिस्टम है जिसमें जाकर के ATP का निर्माण होगा। तो हमारी ऑक्सीश्वसन की क्रिया यहीं फिनिश हो जाती है। कैसे फिनिश हो गई,
ये तीसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र था वो हम अभी आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से NADH2 उसमें जाएगा और कैसे इससे ATP का निर्माण होगा। FAD कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और उनसे कितने ATP का निर्माण होगा, बस ये बताना है। और बाकी हमारा ये ऑक्सीश्वसन जो है कितने ATP का निर्माण होगा वो ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमें समझ में आ गया योजक अभिक्रिया में क्या बना। अब हम CO2 की बात करते हैं। सबसे पहले CO2 कितने बने इस पूरे साइकिल के दौरान ना, 2 CO2 यहाँ बन चुके हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ देख रहे हैं 2 CO2 यहाँ पर, एक दिख रहा है तो एक को हम डबल करेंगे, ठीक है। 2 CO2 यहाँ, तो 6 CO2 के अणु निकल गए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितने CO2 बाहर निकले, 6 CO2, ठीक है। तो 2 यहाँ और 4 क्रेब्स चक्र में, ये क्रेब्स चक्र है, ये योजक अभिक्रिया। योजक अभिक्रिया में 2 और क्रेब्स चक्र में 4। NADH2 हम देखें यहाँ पर 1, ठीक है, 1 का मतलब 2 हो गए, 2 NADH2 बन गए। यहाँ हम इस वाले प्रोसेस में देखें 1 2 3, 3 यहाँ पर बन गए, 3 को हमने डबल कर दिया, 6 NADH, 1 FAD दिख रहा है, 2 FADH2 हो गए, इसको भी हमने डबल कर दिया। 1 GDP हमें दिख रहा है, GDP, इसको हमने डबल कर दिया, तो क्या बन गए, 2 GDP बन गए, ठीक है। GDP से हमारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं जाता, ये सीधा इससे क्या बन जाता है, ATP का निर्माण हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे और एक NADH से 3 बनेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 6 = 18, और FADH2 यानी 2 हैं हमारे, तो 2 से कितने बन गए यहाँ पे 4, तो 18 + 4 + 2, 18 इससे, 4 इससे और 2 इससे, तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस से हमारे कितने बने, 24 ATP, और यहाँ बन रहे हैं हमारे 6। तो ये हमारे पूरा समझ में आया पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से 30 ATP का निर्माण यहाँ पर होता है। अब हम इसका टोटल ATP का वो देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पूरे साइकिल के अंदर कितने ATP का निर्माण हो गया। हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है हमको ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का डायरेक्ट निर्माण हुआ था, ठीक है, और एक बना था NADH। तो यहाँ कितने बन गए, इससे 2 ATP, 6 ATP बन गए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा कर के। कितने हो गए यहाँ पे, 8, और 30 हमारे बन गए यहाँ पर। तो टोटल ATP का कितना, एक ग्लूकोज के अणु से के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP का निर्माण हुआ, 38 ATP का। तो जो नेट ATP हैं वो कितने हैं, 38 ATP। ATP हमारे क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और जब हमारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ना शक्ति गृह, ऊर्जा का शक्ति गृह। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ ATP का निर्माण होता है और ATP स्टोर होती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो ATP काम आ जाती है। ये सारा प्रोसीजर कहाँ हो रहा है, एक कोशिका के अंदर हो रहा है। कोशिका में क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में हो गई ग्लाइकोलाइसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन सी जगह, मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चीज़ होती हैं, एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, एक होता है हमारा उभार होते हैं क्रिस्टी। तो मैट्रिक्स में ये सारी क्रिया संपन्न हो रही है। तो इस तरह से हमारा पूरा ऑक्सीश्वसन ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बता रही हूँ ग्लाइकोलाइसिस में हम देखेंगे अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कितने बने। ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH, एक NADH से कितने 2H आयन मिलेंगे हमको, तो 2 से कितने 4H। यहाँ कितने H आयन मिले हमको, 4H। योजक अभिक्रिया में भी 1 बनाइए, 1 का हमने डबल कर दिया, 1 से कितने बने 2, तो 2 से कितने हो गए 4, तो 4H आयन हमको यहाँ मिलेंगे। जब कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ इनमें से हाइड्रोजन आयन निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे। ये हाइड्रोजन आयन किससे क्रिया करते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो जल के अणुओं का निर्माण होता है कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में निर्माण होता है। तो ये 4H आयन जल के किससे मिलेंगे, जल के 2 अणुओं से मिलेंगे और क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन के 2 अणुओं से मिलेंगे। एक ऑक्सीजन का अणु यहाँ पे मिलेगा, सिर्फ एक O2 की ज़रूरत है और क्या बन जाएगा, जल के 2 अणुओं का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और जल के 2 अणुओं का निर्माण हो जाएगा। यहाँ हमारे 12H हैं, तो यहाँ हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन के अणुओं की ज़रूरत पड़ेगी कुछ, और जल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो 4H आयन हमारे यहाँ निकले 2FDS में, इसमें से 6 वाले में से हमारे कितने आयन निकले, 1 में से 2 निकलते हैं तो 6 में से कितने निकल गए, 12H+ आयन यहाँ निकलेंगे। FADH2 में से हमारे 4H+ आयन निकलेंगे। इस तरह से 24H आयन हमारे बाहर निकल जाते हैं। ये 24H आयन 6 ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया करेंगे, कब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंत में। तो जल के अणुओं का निर्माण कब होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंड में निर्माण होता है। तो एंड में जाकर के हाइड्रोजन आयन 6 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलेगा,
और क्या बना लेंगे, 12 H2O का निर्माण यहाँ पर कर लेंगे। जल के अणुओं का कितने का, 12 H2O के निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये देख रहे हैं, हम जल के अणुओं की बात कर रहे हैं। जल के अणु कितने बने इस पूरे प्रोसेस के दौरान, 12 H2O तो यहाँ बन गए, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। एक हमारा यहाँ पे बनता है क्रेब्स चक्र के सिट्रिक अम्ल से सिस एकोनेटिक अम्ल। यहाँ सिट्रिक अम्ल से क्या बन रहा है, सिस एकोनेटिक, तो एक जल का अणु यहाँ भी बाहर निकल रहा है, तो एक यहाँ पर हो गया, 13 हो गए। ठीक है, 13 के, अब इसको हम 1 गिनेंगे या 2 गिनेंगे, एक पाइरुविक अम्ल के से बन रहा है हमारा एक H2O यहाँ पर से तो 2 बनेंगे ना, कि इसको हम डबल कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो गए, 12, तो ये हो गए, और 12 के साथ में 2 ये आ गए, 14 H2O का निर्माण हो गया। अब जो ग्लाइकोलाइसिस थी हमारी, ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया जो हमने पहले पढ़ी थी, इस ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। इस 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल बनता है। उस समय पर 2 H2O का निर्माण वहाँ होता है। तो कितने अणु हो गए, 12 तो ये, और 2 हमारे ये 14, और 2 हो गए हमारे 16 H2O अणुओं का निर्माण हो जाता है। इस पूरे साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस में 2, और क्रेब्स चक्र में हमारे 2 बन गए। ठीक है, और बाकी के ये सारे, जब हमारे ये सारे ये जो NAD है, FAD है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, तो वहाँ पर जो H आयन निकलते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तो 12 H2O का निर्माण वहाँ हो जाता है, तो 16 H2O का निर्माण होता है। अब क्या 16 H2O हमको ऐसे कि ऐसे मिल जाते हैं, नहीं, कुछ हमारे H2O हम लोग देख रहे हैं ना, काम भी आ रहे हैं। तो H2O हमारे काम आते हैं 10, 2 H2O हमारे काम आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया जब चालू होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में 2 H2O का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यूज में आ जाते हैं 2 H2O। ठीक है, 2 H2O वहाँ यूज में आते हैं, और 8 H2O हमारे यहाँ यूज में आते हैं। देखें हम लोग, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ काम आ रहा है, एक 2, और एक काम आ रहा है हमारा यहाँ पर, तीसरा, और चौथा काम आ रहा है यहाँ पर। एक अभिक्रिया है ये, इसलिए 4 का हम क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। जब दूसरा पाइरुविक अम्ल लगेगा तो फिर बनेगा, तो इस तरह से 8 H2O का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो 8 H2O तो बने क्रेब्स चक्र में, 2 H2O बने ग्लाइकोलाइसिस में, कितने हो गए, 10 H2O। तो 10 H2O हमारे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, काम आ रहे हैं। 2 तो कहाँ आ गए, यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और 2 यहाँ, और 2 यहाँ। ठीक है, कितने H2O का काम, H2 यूज में आए, 8, ग्लाइकोलाइसिस में कितने आए, 2, टोटल यूज कितना हुआ H2O का, 10 अणुओं का, और बने कितने थे हमारे, 16। तो 16 में से हमने जब 10 माइनस कर देंगे तो नेट हमें कितने मिले H2O, 6 H2O। तो रेस्पिरेशन की जो पूरी एक अभिक्रिया होती है, इसमें हमारे हम लोग ये जो एक ग्लूकोज का अणु है, उस ग्लूकोज के अणु किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के 6 अणुओं से क्रिया करेगा। कितने अणु हमारे काम आ रहे हैं, 6 अणु काम आ रहे हैं ऑक्सीजन के, और हमें क्या मिलेंगे, 6 CO2 मिलेंगे, और 6 ही हमें जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से पूरी जो अभिक्रिया है, इसको मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, जो हम पहले बता चुके हैं एक बार, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ यहाँ पे क्या होगा ना। देखिए, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु है, इसमें 6 ऑक्सीजन के अणु काम आए। ठीक है, और इससे क्या बना, हमारे 6 CO2 बने, और 6 ही हमारे जल के अणु, और साथ में क्या मिलेगी हमको, ऊर्जा मिलेगी। कितनी ऊर्जा मिल रही है, 38 ATP। कितने मिल रहे हैं हमको, 38 ATP। यहाँ पर हम जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको हम कैलोरी में लिख देते हैं, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो श्वसन है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, और पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं, जल के 6 अणु बनते हैं, और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से हमारे क्रेब्स चक्र कंप्लीट हो गया, और ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पर। ठीक है।